जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जीके मॉक टेस्ट की सीरीज में एक और मॉक टेस्ट लेके मैं उपस्थित हूं। 50 क्वेश्चन पहले की तरह मैं लेके आया हूं और बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इन मॉक टेस्ट के माध्यम से। तो बिना देर के हुए शुरू करते हैं एक और मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहिएगा। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इन वीडियो में होती है जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपका सिलेक्शन इस वर्ष ज़रूर हो और आपकी भी सरकारी जॉब लगे। तो बिना देर के हुए शुरू करते हैं इस मॉक टेस्ट को। क्वेश्चन संख्या पहला, हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है? दोस्तों, जो हेलिना मिसाइल है, एक प्रकार की मिसाइल है ये किसने विकसित की है? भारत ने विकसित की है। तो क्वेश्चन संख्या 1 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए हेलिना। दोस्तों, नाग मिसाइल को जब हम हेलीकॉप्टर से दागते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? इसे हेलिना कहा जाता है। नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर वर्जन कौन कहलाता है? तो हेलिना कहलाता है। ठीक है, और ये जो मिसाइल है ये एंटी टैंक मिसाइल है। कैसी है? एंटी टैंक मिसाइल है। तो एक का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के द्वारा ये शुरू किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 2, इसमें कहा गया निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। सुंदरबन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है, सही है। भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा, ये भी सही है। पीताम्बरम पीताम्बरम तमिलनाडु में है, ये भी सही है। लेकिन वेम्बनाड कर्नाटक में ये गलत है। दोस्तों, वेम्बनाड एक झील है और वेम्बनाड झील केरल में स्थित है। कहाँ पर है? केरल में। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, वेम्बनाड झील कौन से द्वीप पर है? तो केरल में जो वेम्बनाड झील है ये वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। कौन से द्वीप पर? वेलिंगटन द्वीप पर। और इसी द्वीप पर केरल में एक नौका दौड़ होती है जिसे वल्लमकल्ली कहा जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। वल्लमकल्ली कहाँ होती है? तो केरल में वल्लमकल्ली आयोजित की जाती है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, वेम्बनाड। ये कर्नाटक में है, ना कि केरल में। क्वेश्चन संख्या 3, क्या कहा गया? किस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का जो व्यापार होता है वो इसी बंदरगाह से होता है और इस बंदरगाह का नाम है सेंटोस। सेंटोस जो बंदरगाह है ये ब्राज़ील में मिलेगा आपको, ब्राज़ील। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, भारत में जो कॉफ़ी है ये सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होती है। भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ पर होती है? कर्नाटक में। और मैं कॉफ़ी में कौन सा पदार्थ होता है? जवाब होगा कैफ़ीन होता है। कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय है आपका बेंगलोर में। भारतीय कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? जवाब होगा बेंगलोर। तो एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, कॉफ़ी, चाय या जो बागानी फसलें होती हैं इनके लिए लैटेराइट मिट्टी आवश्यक होती है, अच्छी मानी जाती है इनके लिए। तो 3 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सेंटोस को कॉफ़ी पॉट भी कहा जाता है। क्वेश्चन संख्या 4 की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर स्थित है? नेशनल न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हैदराबाद में। दोस्तों, हैदराबाद ये मूसी नदी के किनारे है और इसे मोतियों का शहर भी कहा जाता है, या निजामों की नगरी किसे कहा गया? हैदराबाद। दोस्तों, हैदराबाद को जब भारत के संग में मिलाया गया तो हमने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो 1948 में हैदराबाद में चलाया गया, जिसके द्वारा हैदराबाद को भारत के संग में मिलाया गया था। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, हैदराबाद में आपको राष्ट्रीय पोषण संस्थान के अलावा राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? हैदराबाद में। और भारत में राष्ट्रीय पंचायती या ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? तो हैदराबाद में मिलेगा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। और भारतीय वायुसेना अकादमी कहाँ पर है? इंडियन एयरफोर्स अकादमी, तो ये हैदराबाद में है, डिंडीगुल में। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, याद रखिएगा। दूसरा, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक केंद्र कहाँ पर है? तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक केंद्र हैदराबाद में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और हैदराबाद भारत का पहला शहर बना जिसे वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड दिया गया। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 में पहली बार
किसे मिला? जवाब होगा हैदराबाद को दिया गया है। ठीक दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन संख्या 5। रेनेटिंग, ये रेनेटिंग जो होता है वो पनीर बनाता है, ये सही है। जैव प्रौद्योगिकी, तो ये प्लाज्मिड, ये भी सही है। गोल्डन चावल में विटामिन ए होता है, ये भी सही है। ओजोन परत ट्रोपोस्फीयर में होती है, नहीं, ओजोन परत ट्रोपोस्फीयर में नहीं होती, यही गलत है। ओजोन परत की बात करें तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, समताप मंडल ओजोन परत। और ओजोन दिवस कब होता है? 16 सितंबर को हर साल ओजोन दिवस होता है। ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? डॉप्सन यूनिट, डॉप्सन यूनिट। ओजोन परत का काम क्या है? तो ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक यूवी किरणों को धरती पर आने से रोकती है, हानिकारक यूवी किरणों को रोकती है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, ओजोन ग्रीन हाउस इफेक्ट भी शो करती है। ठीक है दोस्तों, ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। ओजोन एकमात्र 3 परमाणु गैस है। ठीक, तो ओजोन परत कहाँ मिलती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में मिलती है, ट्रोपोस्फीयर मतलब क्षोभ मंडल में नहीं मिलती है। ठीक है दोस्तों, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी आप याद रखिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये 1987 में साइन किया गया था, और इसका उद्देश्य है ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले रासायनिक पदार्थों का उत्सर्जन कम करना, जैसे CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है ओजोन परत को। तो 5 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ट्रोपोस्फीयर नहीं है, ये स्ट्रेटोस्फीयर होता है। क्वेश्चन संख्या 6, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत में किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? दोस्तों, पश्चिमी घाट पर मेनली भारत में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो देखते हैं कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में मिलते हैं? पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर मिलते हैं, तो ये तो गलत है फिर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, हाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय मिलते हैं। अरावली पर्वत पर नहीं, अरावली पर्वत पर नहीं मिलते, ये गलत हो जाएगा। उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों पर, बिल्कुल ये सही है आपका। तो क्वेश्चन में आपका ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 सही है। 6 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 2 और 4। ठीक है दोस्तों हम बात करें वनों की, तो वन जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत वन होने जरूरी हैं? तो 33% वन होने जरूरी हैं। और भारत में कितने प्रतिशत वन है? तो भारत में जो वन है वो है 24.62 मतलब 62%। भारत में सबसे ज़्यादा वन का जो एरिया है वो मध्य प्रदेश में है, और परसेंटेज वाइज जो वन है वो आपके कहाँ पर है? मिजोरम में। एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो भारतीय वन, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये देहरादून में है, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून। और भारतीय वन सेवा की शुरुआत कब हुई? IFS की शुरुआत 1966 में हुई। भारतीय वन सेवा एक अखिल भारतीय सेवा है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 7 की ओर चलते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? दोस्तों, हिमालय पर्वत जो है ये नवीन न्यू फॉल्ड माउंटेन है, मतलब बलित पर्वत का उदाहरण है। तो ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बलित पर्वत। दोस्तों, हिमालय की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 2400 किलोमीटर। हिमालय की जो कुल लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है। और हिमालय में जो सबसे ऊंची चोटी है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। नेपाल और तिब्बत, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है एवरेस्ट। अच्छा, एवरेस्ट की नई ऊंचाई कितनी मानी गई है? तो एवरेस्ट की नई ऊंचाई जो मानी गई है वो है 8,848.86 मीटर। कितनी मानी गई? 8,848.86 मीटर। नेपाल में जो एवरेस्ट है इसे सागर माथा कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो हिमालय जो है वो किसका उदाहरण है? बलित पर्वत का उदाहरण है। टोटल लंबाई कितनी है? तो 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करेबा घाटी, करेबा वैली कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, जम्मू कश्मीर में स्थित है करेबा घाटी, तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो करेबा घाटी है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों,
केसर की बात करें तो केसर पुष्प के वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है, पुष्प के वर्तिकाग्र से। और भारत में केसर कहाँ पर होता है, तो मेनली जम्मू कश्मीर में होता है, बाकी थोड़ा बहुत हिमाचल में हो सकता है आपका, लेकिन 90 से 95% केसर अकेला जम्मू कश्मीर में ही होता है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा केसर होता है कहाँ पर, ईरान में होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था, ऑपरेशन जीरो आवर। तो दोस्तों, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान कांग्रेस के बड़े नेता और भारत में गांधी जी को गिरफ्तार करने के लिए एक स्पेशल ऑपरेशन अंग्रेजों द्वारा चलाया गया और इसका नाम था ऑपरेशन जीरो आवर। तो कौन से आंदोलन के दौरान चलाया गया था? नो का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई से शुरू हुआ था और गांधी जी ने इसी आंदोलन में कहा था करो या मरो, करो या मरो का नारा इस आंदोलन में दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन की बात कर लें, लाल कुर्ती आंदोलन, लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया था? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा चलाया गया था, खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है दोस्तों, असहयोग आंदोलन, तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चलाया गया, 1 अगस्त 1920। सीडीएम सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये 1930 में स्टार्ट किया था और इसका उद्देश्य था अंग्रेजों द्वारा लगाए गए नमक कानून को खत्म करना। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये डांडी मार्च से संबंधित है और ये कब हुआ था? ये 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ, 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुआ था, जिसमें 24 दिन की यात्रा की गई थी और 78 + 1 79 लोग इसमें गांधी जी के, टोटल गांधी जी को लगा के 79 व्यक्ति इसमें शामिल थे। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां। किस व्यक्ति ने रोलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया है? तो रोलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या किसने कहा था? CF एंड्रयूज ने कहा था। दोस्तों, रोलेट एक्ट जो था ये कब आया? तो मार्च 1919 में रोलेट एक्ट भारत में लाया गया, मार्च 1919। इसे नो अपील, नो अपील, नो दलील और नो वकील, नो अपील, नो दलील और नो वकील, या इसे काला कानून भी कहा गया। गांधी जी ने इसको काला कानून कहा क्योंकि इसमें ना तो आप अपील दायर कर सकते थे, ना ही आप अपनी दलीलें रख सकते थे और ना ही वकील की आवश्यकता। मतलब 4 लोग कहीं पर भी खड़े होंगे उनको गिरफ्तार करके बंद कर दिया जाता था। यही था रोलेट एक्ट। अच्छा, रोलेट एक्ट के अध्यक्ष, रोलेट एक्ट जब लाया गया तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वो थे सिडनी रोलेट, सिडनी रोलेट, सिडनी रोलेट इसके अध्यक्ष थे, ये आप याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, CF एंड्रयूज। CF एंड्रयूज, चार्ल्स फ्रेडरिक एंड्रयूज, इन्हें दीन बंधु भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा गया है? तो दीन बंधु की उपाधि किसे दी गई? CF एंड्रयूज को। लेकिन देश बंधु की उपाधि किसे दी गई है? चित्तरंजन दास को। देश बंधु चित्तरंजन दास और दीन बंधु CF एंड्रयूज को कहा गया है। अगला है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी 2 अक्टूबर को इनकी जयंती मनाई गई और 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जी की 153वीं जयंती मनाई गई है। और गांधी जी की जयंती अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में होती है। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा सबसे पहले? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अच्छा, एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन बताता हूँ आपको। भारतीय रिजर्व बैंक ने महात्मा गांधी के जो नोट, मतलब फोटो नोट पर छापी, वो कब से छापी है? तो RBI ने गांधी नोटों को 1996 से जारी किया है। ठीक है दोस्तों, गांधी जी की आत्मकथा याद रखिएगा, माई एक्सपेरिमेंट बिड ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट बिड ट्रुथ। और ये जो आत्मकथा है वो मूलतः गुजराती भाषा में लिखी गई है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये गांधी जी की आत्मकथा है। दोस्तों, गांधी जी की जो समाधि है इसका नाम है राजघाट, राजघाट, ये भी आप याद रखें। गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र सेशन की अध्यक्षता की है और वो था 1924 का बेलगाम सेशन। कांग्रेस का एकमात्र सेशन जिसमें अध्यक्ष कौन बने? गांधी जी बने। ठीक है दोस्तों, गांधी जी के बारे में एक बिंदु और याद रखें। गांधी जी अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। और अफ्रीका से वापस कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ में और याद रखिएगा कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा? गांधी जी को महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो गांधी जी के बचपन का नाम बताइए, तो जवाब होगा मोनिया। गांधी जी के बचपन का नाम है मोनिया। इनका एक पत्र भी है हरिजन, हरिजन यंग इंडिया, ये भी इन्हीं का पत्र है।
यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन भी लिखा है इन्होंने और हिंदू स्वराज भी लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो महात्मा गांधी। अच्छा, बात करें मोतीलाल नेहरू की। मोतीलाल नेहरू 1 जनवरी 1923 को इन्होंने एक पार्टी बनाई थी, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? जवाब होगा मोतीलाल नेहरू। चलिए क्वेश्चन संख्या 11 की ओर चलते हैं। इसमें कहा गया है वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो दोस्तों भारत में जो वन संरक्षण अधिनियम आया था वो आया था 1980 में आया था। ठीक है दोस्तों, 1986 में क्या आया? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया। 1984 में, तो 1984 में आया था आपका 1984 में आया था आपका, ये नहीं आया। इसमें बस इतना याद रखिएगा, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई, ये आप याद रखें। 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई है। 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई। एग्जिम बैंक, जिसे आयात निर्यात बैंक कहा जाता है, इसकी स्थापना हुई। यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ मिला था 1982 में। ठीक है दोस्तों, और 1982 में भानु अथैया को ऑस्कर अवार्ड मिला था, ये भी आप याद रखें। भानु अथैया 1982 ऑस्कर अवार्ड फिल्म गांधी में गांधी की कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए, पोशाक डिजाइन की थी, इसलिए मिला था। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ याद रखिएगा, वन कितने % होने चाहिए संतुलन के लिए? 33%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है? 12 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी जलवाष्प, मीथेन और ओजोन। ये जो है वो सारी गैसें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करती हैं। दोस्तों ग्रीन हाउस गैस का मतलब है कि जब सूर्य की गर्मी को जो गैसें हैं वो अपने वातावरण में फंसा लेती हैं और उसे नीचे पृथ्वी पर भेज देती हैं, जिससे पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। और पृथ्वी का तापमान बढ़ना, इसे ही कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव। पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव की बात करें तो ग्रीन हाउस प्रभाव के जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? जोसेफ फुरियर के द्वारा ग्रीन हाउस उत्सर्जन की परिकल्पना दी गई है, जोसेफ फुरियर। और क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में साइन हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, कार्बन क्रेडिट की संकल्पना वो ग्रीन हाउस गैस के से ही संबंधित है। कार्बन क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपके सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन कौन से होते हैं? 13 का जो सही जवाब होगा वो क्या है? तो सिगरेट के धुएं में एक तो होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, तो बी और सी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन होते हैं। दोस्तों बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, बेंजीन C6H6। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है हमारे ब्लड में सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी घुलने वाली हानिकारक गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये हमारे ब्लड में घुलकर क्या बनाती है? ये बनाती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जब हमारे शरीर में आता है तो हमारे शरीर में ऐंठन होने लगती है, जिससे हमारी डेथ भी हो सकती है। और इस गैस को दम घोटू गैस भी कहा जाता है। ये जान ले सकती है आपकी दम घोटू गैस है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बी और सी, ये सिगरेट के धुएं में पाए जाते हैं। गैसोहॉल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गैसोहॉल ये किसका मिश्रण है? तो गैसोहॉल की बात करें तो 90% इसमें पेट्रोल होता है और 10% अल्कोहल होता है। ठीक है दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पेट्रोल प्लस अल्कोहल का मिश्रण। 90% पेट्रोल और 10% अल्कोहल। दोस्तों अल्कोहल की हम बात करें तो हम कौन सी अल्कोहल पीते हैं? तो एथिल अल्कोहल पी जाती है, मतलब शराब जो होती है वो एथिल अल्कोहल का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, पेट्रोल की बात करें तो भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है आपका? देहरादून में। और पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम को क्या कहा गया? काला सोना कहा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है, ये कोई वृत्ताकार पथ है और ये समान गति से घूम रही है इस तरह से, तो क्या होगा? तो क्या है? इसका वेग परिवर्तित होता रहता है, इसका त्वरण बढ़ता है। गलत है, जब समान वेग है तो त्वरण में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर त्वरण होती है। त्वरण घटता है
बिल्कुल नहीं। इसका वेग परिवर्तित होता रहता है या वेग एक समान रहता है? दोस्तों वेग जो है वो एक सदिश राशि है और दिशा पर डिपेंड करता है, तो दिशा बदलने से वेग बदलता रहता है, तो इसका वेग परिवर्तित होता रहता है, लेकिन वेग परिवर्तित होता रहता है, इसका वेग समान रहता है, ये गलत है आपका। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। 15 का सही जवाब है ऑप्शन सी, वेग परिवर्तित रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एमीटर क्या मापता है? पहले देखें, हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता मापता है, बैरोमीटर दाब मापता है, वॉट शक्ति का मात्रक है और एमीटर विद्युत का मात्रक है। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखें, एमीटर विद्युत का मात्रक, हाइग्रोमीटर आर्द्रता, बैरोमीटर दाब और वॉट शक्ति को मापता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 17, इसमें क्या कहा गया? बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? मतलब किसने प्रकाशित किया, किसकी किताब है बहिष्कृत भारत? तो दोस्तों 17 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा ये किताब लिखी गई है। दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनको भारतीय संविधान का शिल्पी या शिल्पकार कहा जाता है। संविधान का शिल्पकार, और भारत में चकबंदी का जनक भी कहा गया है अंबेडकर को, संविधान का शिल्पकार। दोस्तों अंबेडकर की बात करें तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जो संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के साथ साथ अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए उनमें भाग लिया। अंबेडकर के बारे में याद रखिएगा कि अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे, और लंदन के कॉलेज से अर्थशास्त्र की डिग्री हासिल करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? वो अंबेडकर थे। अंबेडकर की आत्मकथा का नाम है वेटिंग फॉर वीज़ा। वेटिंग फॉर वीज़ा किसकी आत्मकथा है? तो जवाब होगा अंबेडकर की आत्मकथा वेटिंग फॉर वीज़ा। दोस्तों अंबेडकर के बारे में इनकी जो समाधि स्थल है उसका नाम है चैत्य भूमि, ये भी आप याद रखें, चैत्य भूमि ये अंबेडकर का समाधि स्थल है। अंबेडकर की एक किताब और आती है रिडल इन हिंदुज्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है इनकी, रिडल इन हिंदुज्म। हिंदुत्व की पहेली किसने लिखा है? अंबेडकर ने लिखा है। दोस्तों अंबेडकर ने ही 1927 में दलित लोगों को मंदिरों में प्रवेश और जो पानी पीने की अनुमति देने के लिए महार सत्याग्रह चलाया था। तो महार सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो जवाब होगा अंबेडकर से। 1927 में चलाया था ये महाराष्ट्र में। इसका उद्देश्य था हिंदुओं को मंदिरों में जाने की अनुमति देना और उनको पानी पीने की अनुमति देना। अंबेडकर के बारे में एक बिंदु और याद रखिएगा, इन्हें आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा गया है? जवाब होगा अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा गया है। ठीक है दोस्तों एक चीज़ मैं और बताऊं, अंबेडकर को जो भारत रत्न मिला 1990 में, इनको भारत रत्न दिया गया है। और अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा तथा हृदय कहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 18, आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का निर्माता ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। दोस्तों राजा राम मोहन राय, इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, आधुनिक भारत का निर्माता आदि नामों से संबोधित किया गया। और इनों का काम क्या है? देखो राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की। आत्मीय सभा कब बनी थी? ये 1815 में। और यही आत्मीय सभा आगे चलकर किस नाम से विख्यात हुई? ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज ये कब बना? तो 1828 में मुंबई में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा का विरोध करता है, ये कहता है कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, मूर्ति पूजा का विरोध करता है। दूसरा, ब्रह्म समाज जो महिलाओं के साथ भेदभाव है उसको खत्म करता है, मतलब सती प्रथा का अंत ब्रह्म समाज कर देता है। सती प्रथा या महिलाओं के खिलाफ जो कुरीतियां हैं उनका खंडन करता है। और ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद पर आधारित है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। दोस्तों ब्रह्म समाज के अतिरिक्त राजा राम मोहन राय जो थे, इनकी एक किताब है जिसका नाम है गिफ्ट टू मोनोथीस्ट। गिफ्ट टू मोनोथीस्ट किसने लिखा है?
तो राजा राम मोहन राय ने गिफ्ट टू मोनोथिस्ट भी लिखा है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, राजा राम मोहन राय की जो डेथ हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? राजा राम मोहन राय की डेथ हुई थी इंग्लैंड में। तो कभी आपसे पूछा जाए कि राजा राम मोहन राय की कब्र कहाँ पर है, तो इंग्लैंड में स्थित है। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन लिखे गए हैं, इनकी बात कर लेते हैं। जैसे ऑप्शन में लिखा गया दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, और दयानंद सरस्वती ने जो आर्य समाज बनाया, इसकी स्थापना की वो 1875 में की थी, 1875। दयानंद सरस्वती का एक ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, बहुत आता है एग्जाम में, संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा? जवाब होगा दयानंद सरस्वती। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और याद रखें, दयानंद सरस्वती के अतिरिक्त दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया? तो भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है दयानंद सरस्वती को। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर लिखा गया है आपका तिलक। तिलक, इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई है, लोकमान्य की उपाधि मिली है तिलक को। और तिलक ने 1916 में होम रूल लीग शुरू की थी। तिलक की होम रूल लीग का उद्देश्य है भारत में भारत में स्वशासन को बनाना या स्वशासन की स्थापना करना। होम रूल लीग 1916। दोस्तों तिलक जो हैं, इनके दो समाचार पत्र भी हैं, एक मराठा और एक केसरी। मराठा जो है ये अंग्रेजी भाषा में छपता था, और केसरी जो है ये मराठी भाषा में छपता है, केसरी मराठी भाषा। ठीक है दोस्तों, तिलक के बारे में एक बिंदु और याद रखें, तिलक की डेथ उस दिन हुई जिस दिन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, मतलब 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को। अच्छा, आपने लाल बाल पाल की टुकड़ी का नाम सुना होगा, लाल बाल पाल, लाल बाल पाल। ये लाल बाल पाल में जो तिकड़ी थी, ये क्या थी? इनमें जो 3 व्यक्ति गरम दल के थे, ये कौन कौन व्यक्ति थे, ये हमें बताना है। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन, मतलब सबसे वृद्ध पुरुष की संज्ञा ने दी गई है। दादा भाई नौरोजी ये पहले भारतीय थे जो ब्रिटेन हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य बने। 1892 में फिशवरी से चुनाव लड़ा था लिबरल पार्टी की ओर से। और दादा भाई नौरोजी की किताब है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बहुत आती है एग्जाम में, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और भारत में सबसे पहला जो राष्ट्रीय आय की गणना थी वो किसने की थी? दादा भाई नेहरूजी के द्वारा की गई। दोस्तों दादा भाई नेहरूजी की जो सचिव है वो है मैडम भीकाजी कामा। दादा भाई नेहरूजी का एक पत्र है रस्त गुप्तार, रस्त गुप्तार, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या है 19। ड्यूस, डबल फॉल्ट जैसे शब्द किस खेल में प्रयुक्त होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लॉन टेनिस में ये खेल प्रयुक्त होते हैं। दोस्तों लॉन टेनिस की बात करें तो मुझे आप बताइएगा कमेंट में कि कौन सा लॉन टेनिस या कौन सा ग्रैंड स्लैम घास के मैदान पर खेला जाता है? कौन सा ग्रैंड स्लैम घास के मैदान पर खेला जाता है? दोस्तों बात करेंगे हॉकी की, तो हॉकी में जो खिलाड़ियों की संख्या है वो है 11। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। और पोलो में कितनी होती है? पोलो में होती है 4। वाटर पोलो में कितनी होती है? वाटर पोलो में होती है 7। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। दूसरा, आपसे पूछा जाए कभी बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या, बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है आपकी 9। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों खो खो में जो एक टीम है उसमें 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन 12 में से 9 खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं और 3 बैठे रहते हैं। तो टोटल जो खो खो में खिलाड़ी हैं 12 होते हैं, 9 मैदान में आएंगे, 3 एक्स्ट्रा होते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, दूसरा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो जिम्नास्ट है, जिम्नास्ट में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है एक टीम में। हॉकी की बात करें तो हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है। आप याद रखिएगा, भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है, बल्कि भारत सभी खेलों को समान संरक्षण और बढ़ावा देता है, इसलिए भारत ने अपना कोई भी आधिकारिक खेल नहीं बनाया है। चलिए, अच्छा भारत में जो खेल दिवस है ये कब होता है? तो खेल दिवस आप याद रखना, भारत में खेल दिवस होता है आपका, भारत में खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसकी जयंती होती है? तो हॉकी का जादूगर जिसे ध्यानचंद कहा गया है,
तो उनकी जयंती होती है राष्ट्रीय खेल दिवस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राक्कलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन संख्या 20 क्या कहता है? इसके सदस्यों की संख्या 25 होती है। गलत। प्राक्कलन समिति में 25 सदस्य नहीं होते। अगला है आपका, इसके सदस्यों में से 10 सदस्य लोकसभा से और 15 राज्यसभा से होते हैं। ये भी गलत है आपका। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, 1 वर्ष का होता है, 3 वर्ष नहीं होती प्राक्कलन समिति, तो ये भी गलत है आपका। उसके बाद में कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता। 20 का सही जवाब है ऑप्शन डी 4। तो इसका सही जवाब केवल 4। चलो कमेंट में लिख के बताइएगा। आपके लिए क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? लोकसभा के कितने होते हैं इसमें और राज्यसभा के कितने होते हैं? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? 21 का सही जवाब क्या होगा? तो 21 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जहाँ होगा राष्ट्रपति। जो राज्यपालों का सम्मेलन होता है इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दोस्तों, भारत में जो राज्यपाल का पद है वो कहाँ से लिया गया? कनाडा से। और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, भारत में जो पहली राज्यपाल बनी किसी राज्य में वो थी सरोजिनी नायडू, और ये उत्तर प्रदेश में पहली राज्यपाल बनी थी। राज्यपाल जो है और राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य करता है राज्यपाल, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत भी कार्य करता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति जो है ये राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 75 के तहत की जाती है। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री जो है ये संसद में जो लोकसभा है उसमें बहुमत दल का नेता होता है व्यावहारिक रूप से। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्या क्या बात कही गई है? भाग 20, देखो भाग 20 के देखें तो भाग 20 संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया से संबंधित है। भाग 15 ये निर्वाचन मतलब भारतीय चुनाव आयोग से संबंधित है। भाग 5 में क्या लिखा गया और भाग 10 में क्या लिखा गया है? तो ये देख रहे हैं, इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन संख्या 22 का है बी। तो पहला जो है वो 1 से मतलब पहला भाग 20 संविधान संशोधन की प्रक्रिया, भाग 15 निर्वाचन की प्रक्रिया, भाग 5 में संविधान में जो संघ है, संघ सरकारों का वर्णन किया गया है। और बी में कौन सा बचा आपका? भाग 10 किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों से। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। भाग 5 इसमें संघ की बात की गई है, संघ सरकारों की बात। दूसरा भाग 10 में जनजातीय क्षेत्रों के लिए, भाग 15 निर्वाचन आयोग और भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। दोस्तों, हमारे संविधान में मूलतः कितने भाग हैं? तो 22 भाग संविधान का हिस्सा हैं। वर्तमान में इनकी संख्या 25 है। हमारे संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं? तो 25 भाग हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 23, आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से हमने लिए थे डीपीएसपी। दूसरा हमने लिया जो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होता है उसके बारे में। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति ये भी हमने कहाँ से ली है? तो जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। डीपीएसपी आयरलैंड से लिए गए, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का नामांकन, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, जो 12 सदस्य राज्यसभा में नॉमिनेट होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ये अनुच्छेद 80(3) के तहत नियुक्त किए जाते हैं। और राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी? रुक्मणी देवी अरुंडेल, जो भरतनाट्यम करती है। ठीक है दोस्तों, डीपीएसपी की बात करें तो संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 में डीपीएसपी का उल्लेख है, पार्ट 4 आता है। और डीपीएसपी जो है ये न्याय संगत नहीं होते, गैर न्याय संगत है, न्यायोचित नहीं है, गैर न्याय संगत है। मतलब इनके खिलाफ आप न्यायालय में अपील दायर नहीं कर सकते हो। और डीपीएसपी का उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। डीपीएसपी राज्यों के कल्याण के लिए बनाए गए हैं, ये आप याद रखिएगा। और डीपीएसपी को संविधान की आत्मा कहा था ग्रैनविल ऑस्टिन ने। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 24 क्या कहता है? क्वेश्चन संख्या 24 इसमें कहा गया कि कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में दर्ज करता है? एक हाई कोर्ट जो है वो एक अभिलेखीय न्यायालय होगा, कौन से आर्टिकल में लिखा गया? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 215 में हाई कोर्ट को, याद रखना, हाई कोर्ट को
अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा दिया गया है। हाई कोर्ट की जो स्थापना होती है वो अनुच्छेद 214 के तहत होती है। भारत में वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं और भारत का पहला हाई कोर्ट कलकत्ता में बनाया गया था। कलकत्ता में बनाया गया 1862 में। ठीक है सर। बॉन्स पीकॉक इसके पहले न्यायाधीश थे, ये आप याद रखिएगा। तो आप याद रखें कितने हाई कोर्ट हैं भारत में? 25 हाई कोर्ट हैं। ठीक है सर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान किस प्रकार का है? भारतीय संविधान किस प्रकार का है? 25 का सही जवाब होगा एकात्मक एवं विशेष स्थिति में संघात्मक। सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, एकात्मक भी है और संघात्मक भी है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे संसद सर्वशक्तिमान होती है। ये कुछ विशेष परिस्थितियों में देश के शासन व्यवस्था को चला सकती है। तो सही जवाब होगा साधारणतः एकात्मक है लेकिन विशेष परिस्थिति में संघात्मक है। दोस्तों, भारत में जो संविधान कहता है, संविधान ने भारत को किस रूप में परिभाषित किया? राज्यों का संघ के रूप में। कभी आपसे क्वेश्चन आए कि भारत राज्यों का संघ है या परिसंघ है, तो राज्यों का संघ है, ये आप याद रखना। और राज्यों के संघ की अवधारणा हमने कनाडा से ली है, कनाडा से ली गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट शक्ति किसके पास है? अवशिष्ट शक्ति किसके पास है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संघ की संसद के पास अवशिष्ट शक्ति है दोस्तों, या अवशिष्ट अधिकार है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, संसद के बारे में एक चीज़ याद रखना, हमारी जो संसद है इसकी नींव कब रखी गई थी? तो यह मुझे कमेंट में लिख के बताओ, किसने नींव रखी थी? ड्यूक ऑफ कैनोट ने संसद की नींव रखी थी। ड्यूक ऑफ कैनोट ने संसद भवन की नींव रखी और 1931 के आसपास ये जो संसद का उद्घाटन था वो लॉर्ड इरविन ने किया था। ठीक है दोस्तों, संसद के वास्तुकार कौन थे? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। संसद के वास्तुकार कौन है? लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। और भारतीय संसद जो वर्तमान जगह पर लगती है, उस संसद का डिजाइन मध्य प्रदेश में 64 योगिनी मंदिर पर आधारित है। 64 योगिनी मंदिर से लिया गया है हमारी संसद का डिजाइन, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 27, किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा? तो दोस्तों, कौन सा प्रस्ताव है? तो यह नो कॉन्फिडेंस मोशन, अर्थात अविश्वास प्रस्ताव यदि संसद में मंत्रिपरिषद के खिलाफ लोकसभा में लाया जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि संसदीय प्रणाली की विशेषता है क्या कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होता है मंत्रिपरिषद का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अविश्वास प्रस्ताव लाने पर। और अविश्वास प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में लाया जाता है, ये बिंदु आप याद रखिएगा। और अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा की जो कार्यप्रणाली की नियम संख्या 198 है, नियम संख्या 198 में अविश्वास प्रस्ताव को रखा गया है। और भारत में सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव 1963 में पंडित नेहरू की सरकार के खिलाफ लाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। लोकलेखा समिति के विषय में कौन से तथ्य सही हैं? लोकलेखा समिति, इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो लोकलेखा समिति में जो सदस्य होते हैं वो 22 होते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें 15 सदस्य राज्यसभा के होते हैं, ये गलत है। इसमें 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं, ना कि राज्यसभा के। दूसरा, लोकलेखा समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष आनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर चुना जाता है, बिल्कुल सही है। तो 28 का सही होगा, 1 और 3 सही है, 2 गलत है। दोस्तों, लोकलेखा समिति भारतीय संसद की सबसे प्राचीन समिति है और ये 1921 में बनी थी। 1921 में लोकलेखा समिति बनाई गई। और एक चीज़ याद रखिएगा, लोकलेखा समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष का नेता लोकलेखा समिति का अध्यक्ष होगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, लोकलेखा समिति जो कैग की रिपोर्ट आती है, CAG की रिपोर्ट, इसकी समीक्षा करती है। तो कभी क्वेश्चन आए कि कैग की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली कमेटी कौन सी है? लोकलेखा समिति। कब बनी थी भारत में पहली बार? 1921 में। और लोकलेखा समिति का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष। 1 वर्ष तक के लिए इसके सदस्य चुने जाते हैं। 15 सदस्य ये लोकसभा से आएंगे और 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1 और 3। गिल्ट एज मार्केट क्या है? दोस्तों, गिल्ट एज मार्केट क्या है? तो भारत की जो सरकार है वो मतलब अपने उधार को चुकाने के लिए सरकारी जो प्रतिभूति हैं उनको
बेचती है, उनकी खरीद फरोख्त करती है। तो जी सैक मार्केट जो है ये सरकार की प्रतिभूतियों से संबंधित होते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है जी सैक मार्केट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया था? तो रुपया पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित हुआ, 30 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1994 में रुपया पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया था। दूसरा एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दूं, हमारे यहाँ पर रुपये का ये प्रतीक चिन्ह है, इस तरह से बनता है। दोस्तों ये प्रतीक चिन्ह हमने 2010 में स्वीकार किया, हमारी सरकार ने 15 जुलाई 2010 को, और ये रोमन के आर तथा अंग्रेजी देवनागरी के रे का मिश्रण है। तो कभी क्वेश्चन आए कि रुपये का ये जो संकेत है किन शैलियों में बना है, रोमन प्लस देवनागरी शैली का मिश्रण है। दोस्तों भारत में जो रुपया छापने का काम है वो केवल आरबीआई करता है, लेकिन 1 रुपये का नोट अगर छपेगा तो कौन छापेगा? 1 रुपये का नोट भारत में छापा जाता है किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। और 1 रुपये के नोट पर भारत का जो वित्त सचिव है इसका साइन होते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ याद रखिएगा कि भारत में जो 2000 का नोट है इसका आकार कितना है? 2000 का नोट इसका आकार कितना है? तो 2000 का नोट 66 गुणा 166 mm का है, ये आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन संख्या 31 की ओर चलते हैं। क्या कहता है? डायामेंटिना गर्त किस महासागर में स्थित है? क्वेश्चन संख्या 31 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हिंद महासागर। डायामेंटिना गर्त ये हिंद महासागर में है। दोस्तों हिंद महासागर का नाम एक देश के नाम पर पड़ा, हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर का नाम पड़ा है। हिंद महासागर में अगुलहास की धारा है, अगुलहास की धारा, और ये जो धारा हिंद महासागर में अगुलहास की धारा ये गर्म जलधारा का उदाहरण है। देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, हिंद महासागर ये भारत है, इस तरह से हम एक रफली मान लेते हैं ये भारत है, ये भारत। तो हिंद महासागर दक्षिण में है, अरब सागर पश्चिम में और बंगाल की खाड़ी ये पूरब में है। तो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का मिलन भारत में कहाँ पर होता है? इस स्थान पर होता है, और ये स्थान कौन सा है? कन्याकुमारी है। तो कभी क्वेश्चन आए हिंद महासागर का जो मिलन है वो अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से कहाँ पर होता है? कन्याकुमारी में होता है। ठीक है दोस्तों, हिंद महासागर के बारे में मोजाम्बिक की धारा पूछे आपसे, तो मोजाम्बिक की धारा भी हिंद महासागर की गर्म जल धारा, ये भी आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 32, बरमूदा त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? दोस्तों बरमूदा त्रिकोण एक रहस्यमय जगह है, और ये जो जगह मिलेगी वो मिलेगी उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में। उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में बरमूडा त्रिकोण स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है, कौन है? तो कौन सी आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है? 33 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नीस होती हैं। दोस्तों आग्नेय चट्टान जो होती हैं ये लावे को ठंडे होने से बनती हैं, ये आप याद रखिएगा। जैसे बेसाल्ट है आपकी आग्नेय चट्टान में आती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो जो अंतरिम सरकार थी इसमें मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि आए? 5 प्रतिनिधि आए थे। ठीक है दोस्तों, अंतरिम सरकार जो है ये नेहरू की इसने अंतरिम सरकार जो बनी उसमें नेहरू ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनबार ए सुहेली किसका फारसी अनुवाद है? दोस्तों पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवार ए सुहेली कहलाता है, और इसे अकबर के शासनकाल में करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, महाभारत की बात करें तो महाभारत इसको 5वां वेद माना गया, और महाभारत जो है इसका ओरिजिनल नाम है जय संहिता। मूल नाम क्या है इसका? जय संहिता है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो महाभारत का फारसी नाम है उसका है रज़्मनामा। महाभारत का फारसी नाम है रज़्मनामा, ये आप याद रखिएगा। अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र की रचना की है चाणक्य के द्वारा। चाणक्य जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। और अर्थशास्त्र जो है ये राजनीति का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? इसकी विषय वस्तु राजनीति है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन माना जाता है? तो भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस या छापे खाने लेके आए थे वो लेके आए थे आपके पुर्तगाली लोग। पुर्तगाली भारत में आने वाले पहली यूरोपियन शक्ति पुर्तगाली थी, ये आप याद रखिएगा। चलिए अच्छा कमेंट में लिख के बताइएगा डच किस देश के निवासी थे?
डच किस देश के निवासी थे, ये कमेंट में आपके लिए क्वेश्चन है। चलिए, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? 37 का सही जवाब क्या होगा? तो ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया था देवेंद्र नाथ टैगोर ने। ये आप याद रखिएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 38, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ये 1931 में हुआ। कब हुआ था? 1931 में। अब क्वेश्चन है कि इसमें किन लोगों ने भाग लिया था? तो महात्मा गांधी गए थे, बिल्कुल सही है। सरोजिनी नायडू ये भी गई थी। और कौन गए थे? और मदन मोहन मालवीय गए थे। तो सही जवाब होगा 1, 2 और 3। महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, सरोजिनी नायडू और अंबेडकर भी गए थे। ये भी आप याद रखिएगा। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भक्ति आंदोलन जो उत्तर भारत में शुरू हुआ, इसको लाने का श्रेय दिया जाता है रामानंद को। ठीक है दोस्तों, भक्ति आंदोलन रामानंद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर, किसके शासनकाल में हुआ था? तो पहली बौद्ध परिषद का जो आयोजन हुआ वो हुआ था आपका अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरी बौद्ध परिषद का आयोजन वो हुआ था कालाशोक के समय। दूसरी बौद्ध परिषद कालाशोक के समय, तीसरी बौद्ध परिषद अशोक के समय और चौथी बौद्ध परिषद कनिष्क के समय हुआ था। ये जो कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध परिषद हुई, इसमें हीनयान और महायान 2 शाखाएं बौद्ध धर्म की बढ़ चुकी थी। ठीक है दोस्तों, अशोक के बारे में याद रखिएगा, इसे देवानाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है। और अजातशत्रु जो है ये हर्यंक वंश का राजा था। अजातशत्रु हर्यंक वंश का राजा है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, कनिष्क के बारे में एक शब्द याद रखें कि 78 ईस्वी में कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की थी। शक एरा किसने शुरू किया था? कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया। ये अभी आप याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन का सही कालक्रम क्या है? तो देखते हैं इसमें। असहयोग आंदोलन 1920, रोलेट सत्याग्रह 1919, खेड़ा आंदोलन 1918 और अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918। तो इसका सही जवाब क्या होगा? खेड़ा आंदोलन 1918 और अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918, रोलेट 1919। 41 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। पहले आएगा 4, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1। तो सबसे पहले लिखिएगा अहमदाबाद मिल हड़ताल, उसके बाद में आपका खेड़ा, उसके बाद में आपका रोलेट 1919 और असहयोग आंदोलन 1920। एक चीज़ ये कमेंट में लिख के बताइएगा कि खेड़ा आंदोलन किस महीने में स्टार्ट किया गया था। ये आपको बताना है, खेड़ा आंदोलन किस महीने में स्टार्ट किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाभिक के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए होता है? तो दोस्तों, नाभिक के अलावा कोशिका के कौन से अंग में डीएनए होता है? जवाब होगा माइटोकांडिया। माइटोकांडिया। दोस्तों, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है, साइटोलॉजी। और मानव की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका होती है। दोस्तों, जीवित कोशिका की सबसे पहले खोज किसने की थी? वो होगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा सबसे पहली जीवित कोशिका की खोज की गई थी। और ये जो कोशिका थी वो एक जीवाणु की कोशिका थी। तो कभी क्वेश्चन आए कि दुनिया की सबसे पहली जीवित कोशिका कहाँ पे खोजी गई? जीवाणु के अंदर। हालांकि कोशिका की खोज किसने की थी? सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक, ये आप याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, माइटोकांडिया। माइटोकांडिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा गया है? माइटोकांडिया को कहा जाता है। ये भी आप याद रखें। ठीक है दोस्तों। दूसरा, रेस्पिरेटरी साइट ऑफ सेल, मतलब एक कोशिका का श्वसन अंग क्या है? माइटोकांडिया होता है। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं हम? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग ऑफ कोशिका, सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स, कोशिका के आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। तारक काय या सेंट्रोसोम ये कोशिका विभाजन करने में मदद करता है। किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं? अच्छा, कौन से ऐसे गुण हैं जिसमें हार्मोन एंजाइम से भिन्न होते हैं? तो 43 का सही जवाब होगा ऑप्शन ऑप्शन सी। ये उपापचय के दौरान नष्ट नहीं होते, जानवर में पाए जाते हैं, केवल पौधों में पाए जाते हैं, ये सभी प्रोटीन नहीं है। इसका सही जवाब है उपापचय के दौरान नष्ट नहीं होते। हार्मोन जो होते हैं ये केमिकल होते हैं जो हमारी बॉडी से निकलते हैं। चलिए क्वेश्चन संख्या चलते हैं 44 की ओर।
कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? दोस्तों विटामिन ए हमारी आँखों के लिए सबसे उपयुक्त होता है और ये हमें हमारी आँख में आंसू बनाने का कार्य करता है, रतौंधी से हमें बचाता है। और यदि हमारी आँखों में जो तरल पदार्थ है ये सूख जाए तो हमें ज़ीरोफ्थैलेमिया होगा। तो विटामिन ए की कमी के कारण ज़ीरोफ्थैलेमिया होता है। स्कर्वी की बात करें तो इसमें मसूड़ों से खून आता है और ये विटामिन सी के कारण होता है। ऑस्टियोमलेशिया विटामिन डी के कारण होता है। और एनीमिया, आयरन की कमी को एनीमिया कहा जाता है। आयरन की कमी होना एनीमिया कहलाता है। ठीक है दोस्तों क्या हमें विटामिन ऊर्जा देते हैं? क्या विटामिन हमें ऊर्जा देते हैं? जवाब होगा नहीं। विटामिन का काम ऊर्जा देना नहीं है। विटामिन हमारे शरीर में प्रतिरोधकता प्रदान करते हैं और दूसरा ये उपापचय क्रियाओं को बढ़ाते हैं। ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन। एक बायोटेक्निक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है, कौन सी है? तो कौन सी तकनीक में अल्ट्रासोनिक तरंगें प्रयोग की जाती हैं, अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगें होती हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग किया जाता है। सोनार में जो तरंगें प्रयुक्त होते हैं वो अल्ट्रासोनिक ही होती हैं। ठीक है दोस्तों, ईईजी और ईसीजी, देखो ईईजी ये मस्तिष्क यानी ब्रेन के लिए होती है। ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी ये ब्रेन के लिए और ईसीजी हार्ट के लिए होती है, हार्ट। और ईसीजी के द्वारा क्या मापते हैं हम? ईसीजी के द्वारा हृदय की धड़कन को मापा जाता है। आपने कभी फिल्मों में कुछ इस तरह की लाइनें देखी होंगी, इस तरह चलती हुई इस तरह की लाइनें, तो ये क्या है आपका? ये ईसीजी होता है। ठीक है दोस्तों, एक्सरे की खोज किसने की थी? रोंजन ने एक्सरे की खोज की, रोंजन। क्वेश्चन संख्या 46। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों लोलक की जो मतलब आवर्तकाल है वो है टी बराबर 2 पाई √L/G। ये तो कहता है। अब हमसे कहा गया है कि लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए। ठीक है, लंबाई हमने क्या कर दी? 4 गुना कर दी। अब इसने पूछा क्या है कि इसकी जो आवर्तकाल की अवधि है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों ये हम ऐसे लिख सकते हैं फिर 2 पाई √L/G इंटू 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। अर्थात पहले का कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, लंबाई को हमने क्या कर दिया? 4 गुना कर दिया। तो ये 46 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। जब किसी लोलक की लंबाई को 4 गुना करेंगे तो जो वो लोलक के झूलने की अवधि है उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2 गुना हो जाता है। चलिए, वायु अंगार गैस में मुख्य घटक कौन कौन से हैं? 47 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, वायु अंगार गैस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से नहीं निकलता? पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता, कौन सा हार्मोन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 48 का डी, कैल्सिटोनिन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मानव वृद्धि हार्मोन और प्रोलैक्टिन, ये सब किससे निकलते हैं? पीयूष ग्रंथि से। दोस्तों पीयूष ग्रंथि ये मस्तिष्क के आधार में होती है और पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए कमेंट में 2 क्वेश्चन है आपके लिए। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? और मानव शरीर के में किस ग्रंथि को एडम्स एप्पल कहा जाता है? एडम्स एप्पल किस ग्रंथि का नाम है? ये हमें कमेंट में लिख के बताना है। ठीक है दोस्तों, मादा जनन तंत्र में क्वेश्चन संख्या 49 क्या कहता है? मानव जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा गया है? तो दोस्तों मादा जनन तंत्र में मुख्य जनन अंग है डिम्बाहनी नलिका। डिम्बाहनी नलिका को क्या कहा जाता है? मुख्य जनन अंग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 50, इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है? तो कार्बोहाइड्रेट पचने के बाद में किसने टूटेंगे? ग्लूकोज में। मतलब कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्लूकोज। दोस्तों एक चीज़ याद रखना, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने से आपको कितनी ऊर्जा मिलेगी? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने से आपको जो ऊर्जा मिलेगी वो है 4 किलो कैलोरी। और कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में इंस्टेंट एनर्जी मतलब तुरंत ऊर्जा का स्रोत होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो और एक चीज़ आप याद रखें, सेलुलोज, क्या हमारी आंतें सेलुलोज का पाचन कर सकती हैं? नहीं।
हमारी आंतें सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते हैं, नाम मात्र के बराबर जो सेलुलोज है उसका पाचन होता है। कभी आपने जाना कि हम जब साग खाते हैं तो उसमें घोटा क्यों लगाते हैं, उसको पतला क्यों करते हैं? क्योंकि पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और सेलुलोज के कणों को छोटा करने के लिए, सेलुलोज के कणों को छोटा करने के लिए हम उसको पतला करते हैं। ठीक है दोस्तों, वसा की बात करें तो 1 ग्राम वसा हमें कितनी ऊर्जा देती है? 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है। ठीक है दोस्तों, चलो बताइए 1 लीटर पानी पीने से कितनी ऊर्जा हमारे शरीर को मिलती है? जवाब होगा पानी पीने से हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं मिलती। पानी से कितनी ऊर्जा? जवाब होगा 0 कैलोरी। ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन और आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और इसी तरह के सेशन आते रहेंगे। आप मेरे साथ बने रहिएगा और आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना करते हुए आज के मॉक टेस्ट को विराम देता हूँ। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।